गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पार्ट 6 अपना चल रहा है यहाँ पर, और पार्ट 6 में हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था उदासीनीकरण। आज का हमारा टॉपिक है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक आज की इस वीडियो में उत्प्रेरक के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्प्रेरक का वर्गीकरण अपन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उत्प्रेरक किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होगी इसकी। देखिए उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में रह करके उस अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं तथा स्वयं उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अर्थात उत्प्रेरक उस रासायनिक अभिक्रिया में रह करके उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, बल्कि स्वयं उत्पाद के साथ निर्मित नहीं होते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको अपन कहते हैं एथीन। एथीन का हाइड्रोजनीकरण प्लस आता है H2। पहले मैं आपके लिए बता चुका हूँ इस रिएक्शन को। यहाँ पर निकेल उत्प्रेरक का काम आता है। ये निकेल उत्प्रेरक इस रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, जिससे बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए यहाँ पर निकल किसी के रूप में काम आया है, उत्प्रेरक के रूप में काम आया है। अब यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में काम में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर निकेल उत्प्रेरक जो उत्पाद बना है तो कहीं भी यहाँ पर निकेल उत्प्रेरक का कोई नाम नहीं है। मतलब स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो वे पदार्थ कौन होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं इसमें उत्प्रेरक में, जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 KClO3 का वियोजन करते हैं तो इसे ताप दिया जाता है, लेकिन ताप देने पर इसके साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। मैग्नीज डाई उत्प्रेरक मिलाते ही इस अभिक्रिया की दर जो होती है वो बढ़ जाती है, अर्थात कम ताप पर ही यह अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है और पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए, कम ताप पर ही अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए कौन से उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड अर्थात MnO2 उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ये बात थी उत्प्रेरक की सामान्य बातें। तो यहाँ पर देखिए निकेल उत्प्रेरक है, यहाँ पर MnO2 उत्प्रेरक है। बात आती है उत्प्रेरकों के वर्गीकरण की कि उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए उत्प्रेरकों की जहां तक बात करें तो सबसे पहला आता है अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों का वर्गीकरण। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों का वर्गीकरण पहले पढ़ते हैं। अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर तो देखिए अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक निम्न दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समांगी उत्प्रेरक, एक होते हैं समांगी उत्प्रेरक और दूसरे होते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। एक होते हैं समांगी उत्प्रेरक और एक होते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। सबसे पहले पढ़ते हैं समांगी उत्प्रेरक कौन होते हैं। समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं। देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण में तीन चीजें यहां पर चलती हैं। एक होते हैं अभिकारक, अभिकारक एक बनते हैं उत्पाद, और उत्प्रेरक पढ़ रहे हैं इसलिए इनमें कौन काम में आते हैं, उत्प्रेरक काम में आते हैं। तो यहां पर जो अपन रासायनिक समीकरण का अध्ययन करते हैं बच्चों, तो यहां पर तीन चीजें आती हैं, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में यदि ये तीनों चीज अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, इन तीनों की जो फिजिकल स्टेट्स जो होती हैं अर्थात भौतिक जो अवस्थाएं होती हैं, अगर ये भौतिक अवस्थाएं समान हैं, यदि इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हैं, समान हैं, तो उत्प्रेरक कौन सा कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद
तीनों भौतिक अवस्थाएं समान हैं तीनों की, तो वो कौन से कहलाते हैं? समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। और यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, तो कौन से कहलाते हैं? विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक, उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान हैं, तो वो कौन से कहलाते हैं? समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। यदि इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं असमान हैं, तो वो कौन से कहलाते हैं? विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। परिभाषा क्लियर है? अब चलते हैं अपन उदाहरण की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल लेते हैं अपन एथिल एसीटेट को। एथिल एसीटेट CH3COO C2H5, इसको अपन कहते हैं एथिल एसीटेट CH3COO C2H5। सॉरी, यहां पर एथिल एसीटेट नहीं, मेथिल एसीटेट लेना है। CH3COO CH3 प्लस जल, यहां पर लिख रहा हूं मैं इसका नाम मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट प्लस जल। मेथिल एसीटेट की क्रिया कराते हैं अपन किसके साथ में? जल के साथ में। जल के साथ क्रिया कराने पर यहां पर एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या बनता है? एसिटिक अम्ल बनता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH प्लस CH3OH। देखिए किस प्रकार से बनता है। यहां पर CH3COO, देखिए मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूं। यहां पर CH3 डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है इसकी। ध्यान से सुने आप। मेथिल एसीटेट जहां पर लिखा हुआ इसकी स्ट्रक्चर होगी CH3 डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, CH3। मैंने इसी को यहां पर लिख दिया स्ट्रक्चर के रूप में इसको। जब ये टूटता है तो टूटने पर इसका इस स्थान से वियोजन हो जाता है। वियोजन होने पर यहां पर CH3COO माइनस और इस CH3 पर प्लस आवेश होता है। लेकिन जो यहां पर H2 होता है ये टूटता है H प्लस OH माइनस में। जब ये यौगिक बनाते हैं तो ये H प्लस आयन यहाँ पर माइनस आयन के पास जाकर लगता है, और ये OH माइनस जो आयन होता है ये CH3 पर जाकर लगता है, जिससे बनता है CH3COOH। ये बन जाता है इधर से, और इधर से ये बन जाता है CH3OH। इस प्रकार से यहाँ पर बनता है। लेकिन अपन को यहाँ पर मुख्य रूप से देखना वही देखना कि समांगी उत्प्रेरक है या विषमांगी उत्प्रेरक। यहाँ पर जो उत्प्रेरक काम में आता है इस अभिक्रिया में, वो आता है HCl अम्ल काम में आता है, जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, HCl कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन इनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करें तो ये सारे के सारे लिक्विड अवस्था में होते हैं। कुछ की जलीय विलयन होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं। जैसे कि बात करें CH3COH लिक्विड अवस्था में होता है, H2 लिक्विड अवस्था में होता है, ये जलीय विलयन के रूप में होता है, ये भी जलीय विलयन के रूप में होता है, और ये भी जलीय विलयन के रूप में होता है। अर्थात सभी तरल अवस्था में पाए जाते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं अपन यहाँ पर। दूसरा उदाहरण है SO2। सभी जानते हैं आप क्या कहते हैं इसको? सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, प्लस O2। SO2 प्लस O2 बनता है, कौन सी गैस बनती है? SO3 गैस बनती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है यहाँ पर। और यहाँ पर जो उत्प्रेरक काम में आता है वो आता है NO। कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है? NO उत्प्रेरक काम में आता है। यदि भौतिक अवस्थाओं की जहां तक बात करें तो देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे गैसीय स्टेट में होते हैं, इसलिए अपन क्या लगाते हैं नीचे? G प्रयुक्त करते हैं। क्या प्रयुक्त करते हैं? G प्रयुक्त करते हैं। तो ऐसी रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें सभी की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। बात करते हैं विषमांगी उत्प्रेरक की अपन यहां पर। तो देखिए विषमांगी उत्प्रेरक की परिभाषा में आपके लिए बता चुका था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों की अर्थात अभिकारक, उत्प्रेरक की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। कैसे होती हैं? अलग अलग होती हैं। वो कौन सी कहलाती हैं? विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसे अपन बात करें N2 प्लस H2 बनता है NH3।
N2+H2 नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर के अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। N2 गैसीय अवस्था में है, H2 भी गैसीय अवस्था में है, NH3 भी गैसीय अवस्था में है। लेकिन यहाँ पर जो उत्प्रेरक काम में आ रहा है इसमें वो होता है लोहा आयरन, जिसको अपन कहते हैं Fe। वो कौन सी अवस्था में होता है? सॉलिड अवस्था में होता है। तो देखिए N2 गैस, H2 गैस, NH3 गैस, लेकिन यहाँ पर बनने काम में आने वाला उत्प्रेरक कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। इसलिए सभी की भौतिक अवस्थाएं कैसी हुई यहाँ पर अलग अलग होती हैं। अब बात करें अपन दूसरी वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण की, जो मैंने आपको अभी रिएक्शन बताई थी थोड़ी देर पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाली। तो देखिए वनस्पति जो तेल होते हैं, वनस्पति तेल जो होते हैं ये लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं? लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। प्लस में इनका क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण होता है, और हाइड्रोजन क्या होती है? गैस होती है। अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करने पर वनस्पति घी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वनस्पति घी बनाते हैं। कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है? यहाँ पर निकेल उत्प्रेरक काम में आता है। कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है? निकेल उत्प्रेरक काम में आता है। यहाँ पर बनने वाला जो निकेल उत्प्रेरक जो होता है, ये निकेल उत्प्रेरक सॉलिड होता है, और जो वनस्पति घी बनता है वो भी सॉलिड बनता है। इसलिए देखिए यहाँ पर सभी की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हैं, और जब समस्त पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हों तो वो किस उत्प्रेरक में आती हैं? विषमांगी उत्प्रेरक की श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट बात आती है इस पाठ में क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों का वर्गीकरण। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए क्रिया के आधार पर जो उत्प्रेरक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं अपन अब? यहां पर क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के बता रहा था मैं आपके लिए? 4 प्रकार के बता रहा था। पहले होते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरे होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरे होते हैं स्वतः उत्प्रेरक, और लास्ट होते हैं जैव उत्प्रेरक। नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरे हो गए ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरे होते हैं स्वतः उत्प्रेरक, और लास्ट होते हैं जैव उत्प्रेरक, बायो कैटलिस्ट। देखिए ध्यान रखें, दोबारा बता रहा हूं मैं आपके लिए, अवस्था के आधार पर हमने उत्प्रेरकों को वर्गीकरण यहाँ पर पढ़ा था, और अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं। दूसरे हमने यहाँ पर पढ़े थे क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों का वर्गीकरण, और क्रिया के आधार पर जो उत्प्रेरक होते हैं उनका वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का था। 4 प्रकार के यहाँ पर होते हैं। नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरक, नंबर 2 ऋणात्मक उत्प्रेरक, नंबर 3 स्वतः उत्प्रेरक, और नंबर 4 होते हैं जैव उत्प्रेरक। एक एक की परिभाषा यहाँ पर अपन पढ़ते हैं, उनके उदाहरणों का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात आती है धनात्मक उत्प्रेरक की। ऐसे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। धनात्मक मतलब धन मतलब बढ़ाना। ऐसे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं वो कौन से कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। चारों परिभाषाएं आप क्लियर करें यहाँ पर सभी। नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? ऐसे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं या रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं वो कौन से कहलाते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। नेक्स्ट तीसरी बात आती है स्वतः उत्प्रेरक। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद, भाई अभिकारक क्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पर कोई अलग से उत्प्रेरक काम में नहीं लिया जाता है इन अभिक्रियाओं में। फिर जब इनमें कोई अलग से उत्प्रेरक काम में नहीं लिया जाता है तो फिर उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? तो मैं आपको बताता हूं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करता है तो वो कौन कहलाती है? स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। दोबारा सुने, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ कोई उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक की भांति कार्य करना प्रारंभ करता है तो उसे हम स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। और लास्ट आता है जैव उत्प्रेरक। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया को
जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की वेग को बढ़ाने में जो उत्प्रेरक काम में आते हैं वो कौन कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को वेग को बढ़ाने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं वो कौन कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब अपन यहाँ पर उदाहरणों की बात करते हैं एक एक की। सबसे पहले लेते हैं अपन यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में। तो देखिए धनात्मक उत्प्रेरक की जहां तक बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था SO2 प्लस O2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाती है, SO3 बनाती है। यहाँ पर जो उत्प्रेरक काम आता है वो NO उत्प्रेरक काम आता है। ये NO जो होता है इस अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देता है, इसलिए किस श्रेणी में आता है? धनात्मक उत्प्रेरक की श्रेणी में आता है। एक उदाहरण और बताया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, KClO3 का वियोजन, पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन। तो यहाँ पर उत्प्रेरक काम आता है MnO2। मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है ये भी क्या बनाता है? KCl प्लस O2। तो देखिए यहाँ पर MnO2 और NO दोनों इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। जब अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं तो इसलिए ये दोनों उत्प्रेरक कौन सी श्रेणी में आते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट बात करें ऋणात्मक उत्प्रेरकों की। अब परिभाषा मैं आपके लिए बता चुका हूं पहले कि ऐसे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, कौन कहलाते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। उदाहरण की जहां तक बात करें तो आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। इस H2O2 का संग्रहण करते समय इसमें कुछ मात्रा में ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है। क्या मिलाते हैं? ग्लिसरॉल मिलाते हैं, जिसके द्वारा इसकी अभिक्रिया की गति घट जाती है और बन जाता है H2O प्लस O2। पेपर में कई बार यहां से प्रश्न बनते हैं कि क्या कारण है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का संग्रहण करते समय उसमें अल्प मात्रा में ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है। पेपर में प्रश्न आया भी जाता है यहां से कई बार कि क्या कारण है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का संग्रहण करते समय उसमें कुछ मात्रा में ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है। तो देखिए ग्लिसरॉल क्यों मिलाते हैं? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ग्लिसरॉल कैसा उत्प्रेरक है? ऋणात्मक उत्प्रेरक है। किस श्रेणी में आता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक की श्रेणी में आता है। इसलिए क्या किया जाता है कि जब इसको संग्रहित करते हैं बोतलों में तो इसमें ग्लिसरॉल मिला देते हैं ताकि इसके अपघटन की दर कम हो जाए। जब इसके अपघटन की दर कम हो जाएगी तो काफी लंबे समय पश्चात इस H2O किस में कन्वर्ट होगा? H2O में कन्वर्ट होगा, ताकि लंबे समय तक अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसके अपघटन की दर को कम करने के लिए इसमें अल्प मात्रा में क्या मिला देते हैं? अपन ग्लिसरॉल मिला देते हैं। नेक्स्ट बात करें दूसरे उदाहरण की यहां पर, तो दूसरा उदाहरण आता है क्लोरोफॉर्म का, और क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। CHCl3 ऑक्सीजन से क्रिया करके फॉस्फीन बनाता है। फॉस्फीन का सूत्र होता है COCl2 प्लस बनती है इसमें HCl। CHCl3 प्लस O2 बनता है COCl2 प्लस HCl। फॉस्फीन बनता है। इसमें जो उत्प्रेरक काम आता है वो आता है एथेनॉल, और एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। देखिए ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म CHCl3, और ये होती है फॉस्फीन गैस जो कि अत्यधिक विषैली होती है। अत्यधिक विषैली होती है। अब यहां पर C2H5OH जो उत्प्रेरक काम में आ रहा है ये उत्प्रेरक भी किस श्रेणी में आता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये इसकी अभिक्रिया की गति को मंद कर देता है। यहां पर ही प्रश्न बनता है ऊपर के प्रश्न की तरह कि क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म का संग्रहण करते समय इसमें अल्प मात्रा में एथेनॉल मिला दिया जाता है? तो क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि क्लोरोफॉर्म में, देखिए क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग किया था वो निश्चितक रूप में करते हैं, बेहोश करने में करते हैं इसका उपयोग। तो देखिए क्लोरोफॉर्म में अल्प मात्रा में एथेनॉल का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि क्लोरोफॉर्म के अपघटन की दर कम हो जाए, क्योंकि यदि इसमें एथेनॉल नहीं मिलाते हैं तो क्लोरोफॉर्म तीव्र गति से ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके विषैली गैस फॉस्फीन बना लेती है, जो बहुत ही ज्यादा विषैली होती है और हमारे लिए हानिकारक होती है। इसलिए इस क्लोरोफॉर्म के अपघटन की दर को कम करने के लिए इसमें अल्प मात्रा में क्या मिला देते हैं? एथेनॉल का उपयोग कर देते हैं। तो यहां तक आपके साथ क्लियर हो चुका होंगे दोनों, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, ऋणात्मक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। तीसरा अध्ययन करते हैं स्वतः उत्प्रेरक का,
और स्वतः उत्प्रेरक की परिभाषा मैं आपके लिए बता चुका हूं पहले ही कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है तो वह स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे बात करें एथिल एसीटेट की, अब लेते हैं अपन यहां पर उदाहरण। एथिल एसीटेट CH3COO C2H5, इसको अपन कहते हैं एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट, देखिए एथिल एसीटेट जो होता है, ये एथिल एसीटेट जब जल से क्रिया करता है, किससे करता है? जल से। तो जल के साथ क्रिया करके ये एथिल एसीटेट एसिटिक अम्ल बनाता है CH3COOH, जिसको अपन कहते हैं एसिटिक एसिड अर्थात एसिटिक अम्ल। देखिए जब ये रिएक्शन प्रारंभ होती है एथिल एसीटेट और जल की, तो इसमें शुरुआत में जब कुछ मात्रा में एसिटिक अम्ल बन जाता है तो ये एसिटिक अम्ल ही यहाँ पर उत्प्रेरक की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देता है, कैटलिस्ट की भांति यहाँ पर वर्क करता है और कार्य प्रारंभ करने पर इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। इस अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? बढ़ा देता है और बढ़ा करके यहाँ पर एथेनॉल का निर्माण हो जाता है और सूत्र होता है CH2OH C2H5OH। इसको अपन कहते हैं एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। दोबारा देखें, एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 जल से क्रिया करके यहां पर एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। जब शुरुआत में मंद अभिक्रिया होती है तो शुरुआत में थोड़ी सी मात्रा में एसिटिक अम्ल बन जाता है, तो एसिटिक अम्ल ही यहां पर पुनः उत्प्रेरक की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देता है और इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, जिससे एसिटिक अम्ल और एथेनॉल दोनों का निर्माण होता है और अभिक्रिया आसानी संपन्न हो जाती है। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं किस तरीके से वियोजन होता है इसका। CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5OH, यहां पर इसका वियोजन यहीं से होता है। इसमें बनने वाले H प्लस और OH माइनस आयन जो होते हैं अलग अलग जगह पर जाकर लगते हैं। O पर माइनस साबित होता है, C2H5 पर प्लस साबित होता है, इसलिए H प्लस यहाँ पर जाकर जुड़ जाता है, OH C2H5 पर जाकर जुड़ जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है एसिटिक अम्ल CH3COOH और C2H5OH, यहाँ पर एथेनॉल बन जाता है। तो ये था आपका स्वतः उत्प्रेरक। नेक्स्ट बात आती है जैव उत्प्रेरक की, और जैव उत्प्रेरक की परिभाषा क्लियर कर चुके हैं हम पहले आपके लिए, पुनः सुने एक बार। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं वो जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे कि बात करें जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में यूरिया की सूत्र होता है NH2CONH2। NH2CONH2 यूरिया का सूत्र होता है। ये यूरिया जो होता है जल से क्रिया करता है और जल से क्रिया करके यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में कौन सा उत्प्रेरक काम आता है? यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में NH2 और CO2 गैस का निर्माण करता है। ध्यान रखें, यूरिया जो होता है, इस यूरिया जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है, इस नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के काम कौन सा उत्प्रेरक काम आता है? यूरिएज एंजाइम काम में आता है। और यूरिएज एंजाइम के काम में आने पर यहां पर बनता है NH3 प्लस CO2 अर्थात अमोनिया गैस बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दोनों अपशिष्ट पदार्थ रूप में बाहर निकलते हैं। एक आता है अपना यहाँ पर माल्टोज। माल्टोज जो होता है ये भी एक जैव रासायनिक पदार्थ होता है। इस माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए भी यहाँ पर एक एंजाइम काम आता है जो होता है माल्टेज। कौन सा आता है? माल्टेज। ये माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। तो यहाँ पर माल्टेज और यूरिएज दोनों कैसे एंजाइम हैं? जैव उत्प्रेरक की श्रेणी में ये आते हैं। लास्ट बात आती है इस पार्ट की उत्प्रेरकों में कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता होती है, इस क्रियाशीलता को बढ़ाने और घटाने के लिए दो प्रकार के उत्प्रेरक आते हैं। एक आता है उत्प्रेरक विष और एक आता है उत्प्रेरक वर्धक। दो चीजों का अपन यहां पर अध्ययन करते हैं। एक आता है उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक, और एक आता है उत्प्रेरक विष।
देखिए, उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं और उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं। उत्प्रेरक वर्धक की जहां तक बात करें, मैं पहले आपके उदाहरण ले रहा हूं यहां पर, जैसे कि N2+3H2 बनता है 2NH3। अब देखिए मैं यहां पर दो चीज लिख रहा हूं, Fe और MO। Fe कहते हैं आयरन को और MO कहते हैं मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम। ऐसे में एक और लिख रहा हूं यहां पर नीचे, वनस्पति तेल रिएक्शन NiCu वनस्पति घी प्लस H2 और आएगा यहां पर, वनस्पति घी। अब मैं लिख रहा हूं उत्प्रेरक विष के लिए। उत्प्रेरक विष में N2+H2 बनता है 2NH3। इसी रिएक्शन को पुनः लिख रहा हूं मैं यहां पर, N2+3H2 बनता है 2NH3। अब देखिए यहां पर Fe है, इस Fe के साथ मैं लिख रहा हूं यहां पर Cu। Fe के साथ क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, CO। Fe के साथ CO। देखिए क्लियर करते हैं दोनों चीजों को। पहली बात आती है उत्प्रेरक वर्धक की। उत्प्रेरक, काफी समय से अपन नाम को सुनते हुए आ रहे हैं, आज पीछे लगा हुआ है वर्धक। वर्धक मीन्स बढ़ाना, अर्थात वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की नहीं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, तो वो कौन से कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखें, आप ये नहीं लिखें कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ये उत्प्रेरक वर्धक हैं, इनका रासायनिक अभिक्रिया पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इनका इफेक्ट किस पर होता है, उत्प्रेरक पर होता है। ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। उत्प्रेरक जो होता है वो फिर क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है N2+3H2 बनता है 2NH3। यहां पर दो उत्प्रेरक लिखे हुए हैं Fe और MO। तो देखिए अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है पेपर में कि यहां पर उत्प्रेरक वर्धक कौन है, तो यहां पर उत्प्रेरक वर्धक कौन है, MO, मॉलिब्डेनम। क्योंकि MO इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। यहां पर वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में दो उत्प्रेरक हैं Ni और Cu। यहां पर Ni तो उत्प्रेरक है, लेकिन इस Ni उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कौन और बढ़ा देता है, Cu। कौन बढ़ाता है, Cu। तो यहां पर उत्प्रेरक वर्धक कौन है, Cu है। नेक्स्ट देखें उत्प्रेरक विष। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने के लिए जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं वे उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। विष मीन्स जहर होता है, और जहर का असर आप जानते हैं क्या हो सकता है, जहर हमारे लाइफ टाइम को कम कर देता है यदि हम इसका उपयोग करें तो। N2+3H2 बनता है 2NH3। Fe के साथ CO प्रयोग कर रहे हैं, यहां पर हम Fe के साथ MO उपयोग में ले रहे हैं। MO उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, उत्प्रेरक क्रियाशीलता को बढ़ाता है, जबकि यहां पर CO जो उत्प्रेरक है, ये CO इस Fe की क्रियाशीलता को घटा देता है, कम कर देता है, जिससे Fe का प्रभाव ये होता है कि ये अभिक्रिया फिर धीरे धीरे संपन्न होती है। तो ऐसे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं वे उत्प्रेरक विष कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो ये बात थी आपके उत्प्रेरक की आज यहाँ पर। अब लास्ट बात आती है इस पाठ में उत्प्रेरक के गुण, कि उत्प्रेरक के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला आता है कि उत्प्रेरक के गुणों में सबसे पहले बात आती है कि उत्प्रेरक जो होते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी तो होते हैं, लेकिन उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये इनका पहला गुण है। उत्प्रेरक के रासायनिक जो संगठन होता है, इस रासायनिक संगठन में नो चेंज, रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं होता है उत्प्रेरकों के में। ये इनका पहला गुण है। दूसरी बात ये होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरकों की उपस्थिति होती है वो सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। ऐसा नहीं है कि जितनी मात्रा में अपन अभिकारकों को मिला रहे हैं उतनी मात्रा में उत्प्रेरकों को मिलाएं, ऐसा कुछ संभव नहीं है। हम यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इन उत्प्रेरकों की सूक्ष्म मात्रा उपयोग में लें तो उनके लिए सफिशिएंट होती है। और एक बात ये आती है कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए, रासायनिक जो अभिक्रिया होती हैं इन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए
एक विशिष्ट रासायनिक अपक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। यह नहीं है कि हम किसी भी रासायनिक अपक्रिया में किसी उत्प्रेरक का उपयोग कर सकें, ऐसा संभव नहीं है। विशिष्ट रासायनिक अपक्रिया के लिए एक विशेष उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। एक बात यह आती है कि चलो अपन किसी भी रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक का उपयोग कर रहे हैं तो वो उत्प्रेरक उस रासायनिक अपक्रिया को प्रारंभ करे। उत्प्रेरक जो होते हैं वो किसी भी रासायनिक अपक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, बल्कि प्रारंभ हो जाने के पश्चात अपना असर प्रारंभ करते हैं। वो उसके पश्चात रासायनिक अपक्रिया गति को बढ़ाते हैं, अर्थात रासायनिक अपक्रिया को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। एक बात यह आती है कि मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था, शायद 2 वीडियो पहले, कि उत्क्रमणीय अपक्रियाएं 2 प्रकार से चलती हैं, अग्र और प्रतीप। तो उत्क्रमणीय अपक्रियाओं में चाहे तो अभिक्रिया अग्र हो चाहे अभिक्रिया प्रतीप हो, कोई सी भी हो, चाहे तो अभिकारक से उत्पाद बन रहे हो चाहे उत्पाद से अभिकारक बन रहे हो, उन दोनों में इस उत्प्रेरक का समान रूप से व्यवहार होता है, समान रूप से अपना प्रभाव डालते हैं। एक लास्ट बात आती है कि उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ताप बदलने पर इनकी क्रियाशीलता प्रभावित हो जाती है। एक निश्चित ताप तक ये सही तरीके से कार्य करते हैं, ताप बढ़ने पर या ताप घटने पर इनकी क्रियाशीलता में परिवर्तन आ जाता है। पाठ 6 आपका समाप्त होता है। कल हम इसका आपके लिए काम कराएंगे। आज के लिए इतने बहुत, धन्यवाद।